साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए ई गवर्नेंस की एक बेहतरीन क्लास जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में होगी, जो एमपीपीएससी 2020 और 2021 के लिए यूनिट 9 से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे। इससे पहले हम यूनिट 9 की 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपका रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई कॉमर्स, अन्य विभिन्न टॉपिक हैं जो आप चैनल की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीपीएससी एमसीक्यूज, उसमें जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे ई गवर्नेंस की, ऑब्जेक्टिव की, हर एक आयामों की हम यहाँ पर बात करेंगे। ई गवर्नेंस की परिभाषा क्या होती है, वहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, विश्व में ई गवर्नेंस का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया गया, उसके बाद भारत में सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। उसके बाद क्योंकि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस का पहला पोर्टल कौन सा चालू किया गया है। साथ ही साथ में समसामयिक जो भी घटनाएं हैं ई गवर्नेंस से संबंधित, उन सभी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनने वाले हैं, उन सभी आयामों पर चर्चा करते हुए हम इस क्लास को संपन्न करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 10 प्रश्न आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ई गवर्नेंस की पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे हम प्रश्न नंबर 11 की ओर। एक एक प्रश्न के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज भी आपको बताई जाएगी और सिंपल लैंग्वेज भी बताई जाएगी, जिससे अगर एमपीपीएससी मेंस में 3 नंबर में अगर आपको प्रश्न लिखने के लिए आ जाता है तो आप आसानी से इन प्रश्नों को वहाँ पर लिख सकते हैं। इतनी डिटेल में आपको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपके सामने आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शासन का संचालन करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है व्यवस्थित शासन, ऑप्शन बी है ई गवर्नेंस, ऑप्शन सी है ऑटोमेटिक गवर्नेंस, या फिर ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का मतलब क्या हो गया, इंटरनेट। सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से जब हम अपने शासन का संचालन सुचारू रूप से करना चाहते हैं तो इस तरह के सुचारू रूप के शासन को हम क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर है बी, यानी कि ई गवर्नेंस कहलाता है जब हम इंटरनेट, ईमेल या फिर जीमेल की मदद से अपने शासन को संचालित करते हैं। अब देखिए इसकी एक टेक्निकल परिभाषा भी बन सकती है, जिसे आप एमपीपीएससी मेंस में यूज कर सकते हैं और पूरे के पूरे 3 नंबर आपको मिलेंगे। आइए देखते हैं टेक्निकल परिभाषा क्या है ई गवर्नेंस की। तो देखिए सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग ही ई गवर्नेंस कहलाता है। बस जब आपसे ई गवर्नेंस की परिभाषा पूछे 3 नंबर में तो आप इतना लिख करके आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। सरकारी सूचना एवं सेवाएं जब सरकार हमको प्रदान करती है, किसके माध्यम से, तो इंटरनेट के माध्यम से, तो उसे हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला प्रश्न आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, स्मार्ट गवर्नेंस में टी का अर्थ क्या है। ऐसे प्रश्न कई बार एमपीपीएससी में पूछे गए हैं कि आपको कोई शब्द दिया है और उसका एक वर्ड का मतलब पूछ लिया है। जैसे नीति आयोग में आपसे आई का अर्थ पूछ लेते हैं, टी का अर्थ पूछ लेते हैं, उसी तरह स्मार्ट गवर्नेंस में टी का अर्थ आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग, ऑप्शन बी है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन सी है टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है ट्रैफिक सोर्स। तो क्या होगा इसका आंसर, आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ट्रांसपेरेंट अर्थ होता है स्मार्ट गवर्नेंस में, टी का अर्थ होता है ट्रांसपेरेंट। अब स्मार्ट की फुल फॉर्म आपको हम बता देते हैं और एक एक शब्द का अर्थ बता देते हैं, क्योंकि इस बार टी पूछ लिया है, क्या पता आपसे परीक्षा में एस पूछ ले, एम पूछ ले या फिर ए पूछ ले। तो आइए पूरी जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देते हैं कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए स्मार्ट में है एस, एस का अर्थ होता है सिंपल, सिंपल यानी अर्थात सरल, बिल्कुल आप समझ ही रहे होंगे। एम का अर्थ है मोरल, मोरल का अर्थ है नैतिक, जो कि नैतिक भावनाओं से भरपूर हो। उसके बाद ए की बात करते हैं तो अकाउंटेबल, अकाउंटेबल का अर्थ है जवाबदेह। उसके बाद आर की बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का अर्थ आप जानते हैं उत्तरदायी होता है रिस्पॉन्सिव का अर्थ। टी की ही बात हम करते हैं तो टी के बारे में हमने आपको बता दिया, ट्रांसपेरेंट अर्थात पारदर्शी होता है टी का अर्थ। उम्मीद करते हैं स्मार्ट शब्द का पूरा पूरा अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको याद करना है क्योंकि आपसे एस का, एम का या किसी का भी अर्थ परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए सीधे प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 है, सी विजिल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश चुनाव आयोग। ये जो ऐप्स जारी किए जाते हैं उनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है भारतीय निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी है रक्षा विभाग, या फिर ऑप्शन डी है शहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि भारतीय निर्वाचन विभाग के द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा सी विजिल ऐप को लॉन्च किया गया। अब सर ये सी विजिल ऐप क्या है और क्यों लॉन्च किया गया, आइए उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए निर्वाचन में पारदर्शिता एवं राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन कराने के लिए सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि निर्वाचन में पारदर्शिता लाना है कि कौन
सही से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसके बाद पारदर्शिता हो रही है, जैसे कि आप मतलब आचार संहिता आप जानते हैं, कुछ समय पहले आचार संहिता जारी हो जाती है, उसके बाद कोई प्रचार नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग के सामने आ जाए, उसके लिए सी विजिल ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो विश्व में सबसे पहले ई गवर्नेंस का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? क्योंकि ये ऐतिहासिक प्रश्न बन सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो कहाँ पर सबसे पहले ई गवर्नेंस का प्रयोग किया गया? आइए देखते हैं आंसर। तो सही आंसर है बी, यानी कि आपके अमेरिका में सबसे पहले ई गवर्नेंस का प्रयोग किया गया। आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए 1969 में अमेरिका के रक्षा विभाग के कंप्यूटरों को लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के द्वारा लैन के माध्यम से जोड़ा गया और पहली बार विश्व में ई गवर्नेंस का प्रयोग किया गया। यानी अमेरिका ने सबसे पहले 1969 में जो उसका डिफेंस विभाग था, जो उसकी आर्मी थी, उनके कंप्यूटर को लैन के माध्यम से जोड़ते हुए पहली बार ई गवर्नेंस का प्रयोग किया अमेरिका ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है, भारत में ई गवर्नेंस का प्रयोग पहली बार कब हुआ? यह आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत में देखिए आप ई गवर्नेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ई गवर्नेंस के सभी आयामों को हम बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है 1972, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1980 या फिर ऑप्शन डी है 2000। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 1970 में भारत में पहली बार ई गवर्नेंस का प्रयोग किया गया। अब देखते हैं कि कौन सी जगह पर पहली बार ई गवर्नेंस का प्रयोग किया गया था। तो देखिए 1970 में भारत में बहुत छोटे स्तर पर चुनाव, जनगणना एवं टैक्स प्रशासन आदि के लिए ई गवर्नेंस का प्रयोग किया गया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 1970 में भारत इतना अधिक विकसित नहीं था कि वो मतलब हर जगह इंटरनेट को यूज कर सके। ठीक है, इसलिए जो है छोटे स्तर पर, बहुत ही छोटे स्तर पर चुनाव के द्वारा जनगणना में एवं टैक्स प्रशासन में जो है आपके ई गवर्नेंस का प्रयोग किया गया, यानी कुल मिलाकर के इंटरनेट या फिर इलेक्ट्रॉनिकी का प्रयोग किया गया 1970 में भारत में पहली बार। चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर एक संस्था है नेस्कॉम। तो नेस्कॉम की फुल फॉर्म बताइए। नेस्कॉम की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि नेस्कॉम सीधे तौर पर ई गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ऑप्शन बी है नेशनल एसोसिएटिव ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। ऑप्शन सी है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर कंपनी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर है ए। तो पहले हम आपको नेस्कॉम की फुल फॉर्म बता देते हैं कि सही फुल फॉर्म क्या हो गई। तो देखिए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, ये नेस्कॉम की फुल फॉर्म होगी। आपको ऐसे ही याद रखना है। देखिए, आप अगर सी ऑप्शन देखते हैं तो खाली कितना चेंज किया है, सर्विस को पहले कर दिया, सॉफ्टवेयर को बाद में कर दिया है। तो इसी तरह से थोड़ा बहुत चेंज करके आपको अलग ऑप्शन बना सकता है। आपको याद रखना है नेस्कॉम की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। आइए नेस्कॉम के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए, नेस्कॉम की स्थापना 1988 में हुई। यह सॉफ्टवेयर और सेवा में व्यापार की सुविधा प्रदान करता है एवं सूचना प्रौद्योगिकी में रिसर्च के अवसर उपलब्ध कराता है। तो नेस्कॉम के कार्य आपको समझ में आ गए। रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में, तो आपकी सहायता करेगा, और सॉफ्टवेयर और सेवा में व्यापार की सुविधा भी उपलब्ध कराता है नेस्कॉम। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न 17 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्वाचन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा ऐप बनाया गया? यह प्रश्न आपकी एमपीपीएससी में छपेगा, ये मान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और एक करंट में काम किया गया, अभी हाल ही के दिनों में काम किया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा लॉन्च किया है। तो ऑप्शन है ट्रैफिक कंट्रोलर, ऑप्शन बी है सी विजिल, ऑप्शन सी है चुनाव, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर सी, यानी कि चुनाव नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा चुनावों में पारदर्शिता लाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव ऐप जारी किया गया है, जिसके माध्यम से निर्वाचन में पारदर्शिता एवं आरटीआई के सही प्रयोग के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये काम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। चुनाव नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 है, राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि एनआईसी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1977, या फिर ऑप्शन डी है 1980। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। सही आंसर है ए, यानी कि 1976 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी कि एनआईसी की स्थापना की गई। अब एनआईसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो हिंदी में तो आपको दिख गया कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र है। आइए इंग्लिश में आपको एनआईसी का फुल फॉर्म बताते हैं।
तो देखिए, राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी की स्थापना 1976 में की गई। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। याद रखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, और एक शब्द बदल देंगे, बस नेशनल इंफॉर्मेशन की जगह इंफॉर्मेटिव कर देते हैं। तो याद रखिएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर जो होता है वो बिल्कुल सही फुल फॉर्म होता है एनआईसी का। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 19। जब गवर्नमेंट की सर्विस ऑनलाइन प्रदान की जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ई पोर्टल, ऑप्शन बी है ई सर्विस, ऑप्शन सी है ई इंफॉर्मेशन, या फिर ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर है बी, यानी कि ई सर्विस कहते हैं जब गवर्नमेंट हमें ऑनलाइन कोई भी सर्विस प्रदान करती है। आइए पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, इस सुविधा को ई सर्विस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर एमपी ऑनलाइन, यूपीआई आदि जो है वो क्या है, ई सर्विस का उदाहरण है। जैसे अगर हमें फॉर्म भरना है तो हम कहाँ जाते हैं, सीधे एमपी ऑनलाइन पे जाते हैं, अपना पंजीकरण कराते हैं और फॉर्म हमारा भर जाता है। यूपीआई का मतलब क्या हो गया, बैंक के ट्रांजेक्शन आप सीधे मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने हमको कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं जो हम सीधे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी घर पर बैठे हुए और इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस सुविधा को हम क्या कहते हैं, ई सर्विस कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ई सर्विस की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। आप आसानी से ई सर्विस के पर जो है अति लघु प्रश्न आराम से लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, भारत सरकार द्वारा सरकारी कामकाज की पूरी जानकारी एवं योजनाओं का क्रियान्वयन देखने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? भारत सरकार के द्वारा यहां पर बात की जा रही है। आइए देखते हैं। तो इसका ऑप्शन ए है उज्ज्वला, ऑप्शन बी है प्रगति पोर्टल, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट पोर्टल, या फिर ऑप्शन डी है योजना पोर्टल। आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि प्रगति पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब क्यों लॉन्च किया गया है, आइए उसके बारे में आपको जानकारी हम देते हैं। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा सरकारी कामकाज और योजनाओं का क्रियान्वयन, साथ ही साथ डिपार्टमेंटल जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रगति पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब देखिए, जैसे ही नया बजट पेश किया जाता है तो पुराने बजट में क्या क्या कार्य हुए हैं, ठीक है, कहाँ आपने पैसों का सही इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, तो गवर्नमेंट को वो सारी जानकारी प्रगति पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती है। ठीक है, जिसके माध्यम से जो भी वहाँ पर जैसे राष्ट्रपति हो गया या फिर जो भी सीएजी हो गया, उसको ये जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है प्रगति पोर्टल के माध्यम से। तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रगति पोर्टल लॉन्च किया गया है। किस काम के लिए, तो सरकारी कामकाज में कितना खर्चा हुआ, कितना व्यय हुआ, डिपार्टमेंटल जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रगति पोर्टल लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको यहाँ पर हमने कराए हैं, पूरी डिटेल में जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, क्योंकि एमपीपीएससी के यूनिट 9 के जितने भी सब्जेक्ट है उसके अंदर उन सब के जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे परीक्षाओं में आएंगे वो हम आपके लिए डेली बेस पर सुबह 8:30 बजे लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसके अलावा और कौन सी यूनिट चाहते हैं जो कि एमपीपीएससी के लिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जो कि शाम को आपको 4:30 या 5 बजे के बीच में अपलोड कर दी जाएगी। तो किस यूनिट के प्रश्न चाहते हैं, क्या आप अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स चाहते हैं, या फिर पर्यावरण की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, विज्ञान एवं पर्यावरण के प्रश्न चाहते हैं एमपीपीएससी के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आएंगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।